श्रद्धेय हरिमोहन जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, अनिल जी, विनोद जी, बजरंग बिहारी तिवारी जी, रमा सिंह जी, जिनके संरक्षण में यह कार्यक्रम हो रहा है और जिन्होंने सुखबीर सिंह जी को बड़े सही मायने में पढ़ा है और जाना है। मंजू जी और इस वेबिनार से जुड़े समस्त प्रबुद्धजन, शोधार्थीगण, विद्यार्थीगण, बयान बाहर से पुनर्संभवा तक, इसके संबंध में अब तक 2 कार्यक्रम हो चुके हैं बहुत महत्वपूर्ण, और उन दोनों कार्यक्रमों में दलित साहित्य पर और सुखबीर सिंह जी के कृति व्यक्तित्व पर बहुत चर्चा हो चुकी है। आज यह तीसरा आयोजन है और इस तीसरे आयोजन में पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है और सबने यह स्वीकार किया है कि सुखबीर सिंह एक अच्छे व्यक्ति तो थे ही, वे एक अच्छे संगठक और सचेत रचनाकार भी थे। सुखबीर सिंह जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं और उनके रचनाकार व्यक्तित्व को मैंने देखा समझा भी है। पत्र पत्रिकाओं में छपी उनकी कुछ रचनाओं को पढ़कर मैं प्रतिक्रिया दे दिया करता था और इस सिलसिले में एक लगाव सा हो गया था उनके साथ और इसके कारण पत्र व्यवहार भी हुए। जब उनको पता चला कि गायन में मेरी रुचि है तो उन्होंने अपने कुछ गीत मेरे पास भेजा था। उनमें से कुछ गीत और कविताएं तो इस संकलन में हैं। दिल्ली आने के वर्षों पूर्व मुझे पता चला कि मंजू जी सुखबीर सिंह की बेटी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने के बाद अभी 4-5 साल पहले मुझे पता चला कि मंजू जी सुखबीर सिंह की बेटी हैं और 3-4 साल पहले मंजू जी ने मेरा एक पुराना पत्र जो मैंने सुखबीर सिंह जी को 1933 में लिखा है, 1993 में लिखा था, 93 में भेजा, यह कहकर कि इस पत्र के लेखक आप ही हैं। मैंने कहा हां मैं ही हूं और मुझे आश्चर्य हुआ कि सुखबीर सिंह जी ने मेरे पत्रों को संभाल के रखा था। एक पत्र में मैंने उनकी रचना धर्मिता पर टिप्पणी करते हुए यह जिज्ञासा प्रकट की है कि गीत में बौद्धिकता और रागात्मकता का क्या संबंध है, और ये प्रश्न मैं उस समय के मेरे जितने परिचित थे और जो गीत लिखते थे, अभी बजरंग बिहारी तिवारी जी ने गीत की बात की है, गीत पर मेरा पीएचडी चल रहा था, इसलिए एक बड़ी दुविधा थी मेरे मन में कि गीत और संगीत एक ही है या अलग अलग है, और अलग अलग है तो बौद्धिकता और रागात्मकता का क्या संबंध है, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने एक संतुलित उत्तर दिया कि गीत न केवल बौद्धिक है न केवल राग प्रेरित है, और यह ठीक भी है। गीत को दोनों की अति से बचाना चाहिए। गीत का मेरुदंड बौद्धिकता तो है, लेकिन उसका प्राण है रागात्मकता। खैर, इन बातों की चर्चा फिर और कभी हम करेंगे। यह देखकर मुझे सुखद संतोष हुआ कि जिन रचनाओं को मैंने आज से 25-27 साल पहले पढ़ा था, बयान बाहर से पुनर्संभवा तक में उन्हें पुनः पढ़ने को मिला।
इनमें से अधिकांश रचनाएं 7वें 8वें दशक की हैं। छपी तो है 8वें दशक में, लेकिन रचनाएं 7वें दशक में लिखी जा चुकी थी, जैसा कि उनके पत्रों से मुझे आभास हुआ। उस समय भारतीय समाज में और राजनीति में एक विचित्र प्रकार का तनाव था, जिसकी ओर अभी बजरंग बिहारी जी और विनोद जी संकेत कर रहे थे। समाज दो ध्रुवों पर चल रहा था। एक पक्ष अपने अहम की तुष्टि में लगा था, तो दूसरा अपना हक मांगता हुआ समाज में अपनी बराबरी के लिए जूझ रहा था। यानी पुराने मूल्यों, विचारों और संस्कारों के बदले नए की आकांक्षा तो थी ही, वहीं एक नए ढंग का वाद भी चल रहा था। समाजवाद तो अब रहा नहीं, वह डॉक्टर लोहिया के निधन के बाद ही बिखर गया था। आपातकाल की स्थिति थी। नए गठबंधन के रूप में जनता पार्टी का उदय हुआ, लेकिन यह दल जिस ताकत के साथ उभरा था, उसी अनुपात में बिखर भी गया और दलदल में जा फंसा। इस प्रकार भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतंत्र और समानता आधारित समाज का जो सही रूप उभरना चाहिए था, वह नहीं उभर सका। यह कोई छोटी समस्या नहीं थी, इसका प्रभाव सीधे समाज पर पड़ रहा था। अब इस टूटते लोकतंत्र में गांधीवाद और नेहरूवाद के नारों के बीच अंबेडकर के विचारों को समझा गया और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के संकल्प के साथ दलित और पीड़ित वर्ग को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई। यद्यपि इस दिशा में पहले भी प्रयास हुए थे। इतिहास इस बात का गवाह है। बौद्धों, सिद्धों और संत कवियों के द्वारा जो 19वीं शताब्दी तक आते आते एक नई उभार के साथ अपनी परिवर्तनकारी इच्छा शक्ति को दृढ़ किया। गुरु घासीदास, जिनके नाम से छत्तीसगढ़ में एक विश्वविद्यालय बना हुआ है, जिन्होंने भारतीय इतिहास में पहली बार सन 1820 में सतनामी विद्रोह किया, 10 वर्षों तक लगातार अबाध गति से। तब कोई आर्य समाजी या इस प्रकार के संगठन आए नहीं थे, और उनके बहुत वर्षों बाद, तब तो ज्योतिबा फुले का जन्म भी नहीं हुआ था, और यह सतनामी विद्रोह 1830 तक चला। और उनके बाद ज्योतिबा फुले से लेकर चांद गुरु और उनके बाद यह परिवर्तनकारी इच्छा शक्ति दलित चेतना में विद्रोही स्वर के रूप में पहचाने जाने लगा। इधर राजनीतिक मंच से बाबू जगजीवन राम और गोविंद राम मीरी और उनके समकालीन राजनेताओं ने और बाद में काशीराम ने बाम सेठ के द्वारा अंबेडकर के विचारों को बहुत शिद्दत के साथ सामने रखा। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब समाज में खुले तौर पर शिक्षा की, संगठन की और समानता की बातें की जाने लगी, और लोग पहले की तुलना में अधिक जागरूक हुए। इन सब का प्रभाव साहित्य पर पड़ा। जिस ओर अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात की,
सुखबीर सिंह जी समाज के उस वर्ग से संबद्ध रहे जिसमें जन्म और जाति को अभिशाप माना जाता था, एक वर्ग विशेष की नजरों में। यहां मेरा निवेदन है आप लोगों से कि मेरी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। स्वाभाविक रूप से वे अंबेडकर के विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुए, शायद इसीलिए उनकी वाणी में वह ताप है जिसके चलते उनकी कविताओं में भाषा की आक्रामकता, कटाक्ष और व्यंग के साथ दो टुकपन भी है। सूर्यांश कविता को ही मैं ले लेता हूं। इसमें उन्होंने बहुत बेबाक टिप्पणी के साथ अपनी बात की है। लोकतंत्र के मंच पर उभर आए नए नए दृश्य, नए अर्थ जागे, घिर आए किस्म किस्म के अभिनेता जन नेता, सबके सिर पर थी नेहरू और समाजवादी टोपी, देह पर गांधी के हाथ का बुना खद्दर, एक हाथ में अंबेडकर की सामाजिक समता का घोषणा पत्र, भारत के संविधान की शपथ, और दूसरे में लोकतंत्र के नाम पर जाति और धर्म के पत्थर। ये क्या है? यहां रचनाकार अपने होने की उपस्थिति दर्ज करता है और अपनी अस्मिता की खोज करता है। इस खोज में वह एक नए समाज का चेहरा दिखना चाहता है जिसमें समता हो और ममता हो, समता और ममता जिसमें हो। दरअसल कवि ने जिस समाज को देखा था उसमें उपेक्षा और अपमान के शब्द गूंजते थे, जैसा कि मैंने कहा, जिसे उन्होंने भोगा था और जिया भी था। सूर्यांश की ही एक कविता है, लंबी कविता है ये, तो इसको मैं थोड़े टुकड़े टुकड़े में चर्चा करते चलूंगा। होना चाहिए था नए युग का सूत्रपात, बंद होना था जाति और धर्म के नाम पर होने वाले उत्पात, और यह नाटक यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। पर खत्म नहीं होता, और सचमुच नाटक खत्म नहीं हुआ है। बजरंग बिहारी जी कह रहे थे कि उनकी कविता में यह मुखर है। यह नाटक खत्म नहीं हुआ है, आज भी जारी है। मंच वही है, सिर्फ पात्र बदल गए हैं और पात्रों की भाषा और उनकी हरकतें बदल गई हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि हिंदी में दलित कविता की पदचाप तो बहुत पहले से ही सुनाई पड़ी थी, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, और बजरंग बिहारी तिवारी और बाकी लोगों ने भी, विनोद जी ने भी इस बात की चर्चा की। लेकिन जहां तक दलित कविता की बात है, उसकी शुरुआत सही मायने में 8वें दशक में ही होती है। बयान बहार की कविताएं इसी समय की हैं। इस समय साहित्य में क्रांति लाने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की बातें की जा रही थी, जैसे लोगों ने अभी, वक्ताओं ने जिस ओर संकेत किया है। अब यह परिवर्तन आए कैसे? लेकिन इस परिवर्तन के साथ साथ एक प्रकार का ढकोसलापन भी दिखाई दे रहा था। सामाजिक परिवर्तन के नाम पर अनेक कवि और रचनाकार एक दूसरे पर ही लांछन लगा रहे थे और इसी को वे अपनी रचना धर्मिता की सार्थकता भी समझ रहे थे। ऐसे समय में सुखबीर सिंह जी जैसे सचेत रचनाकारों ने आत्मनिरीक्षण किया। आत्मालोचन की बात अभी बजरंग बिहारी तिवारी जी कर रहे थे। आत्मनिरीक्षण किया और समाज का भी अवलोकन किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल आत्मनिरीक्षण किया, आत्मनिरीक्षण करते हुए उन्होंने समाज का भी अवलोकन किया, और यह आवश्यक भी था।
क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस समय एक नए ढंग का राष्ट्रवाद और समाजवाद तैयार हो रहा था, जो गांधी और अंबेडकर के सपनों को तोड़कर तैयार हो रहा था। जिस ओर अभी विनोद जी ने संकेत किया और भूमिका में भी चर्चा हुई है, और बयान बाहर की भूमिका में स्वयं सुखबीर जी ने इस ओर संकेत किया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए जा रहे थे, सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे थे, और इसके बहाने नव उदारवाद का एक ऐसा भवन निर्मित किया जा रहा था जिसकी न नींव थी न ही छत था। इस प्रकार यह एक प्रकार का मुक्त छत्रधारी मुंडा राष्ट्रवाद था। इसे हम गुंडा राष्ट्रवाद कह सकते हैं, जो जनतंत्र की खाल ओढ़े हुए कुछ और ही था। उनकी एक रचना है होली। इस होली रचना में आप इस ओर संकेत को आप देख सकते हैं। मैं केवल 2-3 पंक्ति सुनाऊंगा। हमारे नेताओं का करिश्मा देखिए, बहुत अद्भुत चमत्कार कर दिखाया है। बनाया है कुछ नगरों को स्वर्ग और शेष देश की जनता को स्वर्गवासी बनाया है, और जनतंत्र की खाल के नीचे महाजनतंत्र का भेड़िया वृक्ष लगाया है। सुखबीर जी बुनियादी तौर पर देखें तो मध्य वर्ग के कवि लगते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। जैसे उनके पत्रों से भी यह बात मुझे समझ में आई। किंतु बयान बाहर से पुनर्संभवा तक की रचनाओं को पढ़ते हुए लगता है कि मध्यवर्गीय जीवन के ढांचों को तोड़कर निम्न मध्यवर्गीय जीवन संसार में जिस ढंग से प्रवेश करते हैं और उनकी पीड़ा और दुखों की पड़ताल करते हैं, उससे उनकी रचना धर्मिता का एक जीवंत पहलू उभर कर सामने आता है। वे जिस तरह निम्न वर्गीय जीवन यथार्थ का बयान करते हैं, जिरह करते हैं, उससे समाज का वास्तविक रूप जो छिप सा गया था उसका पर्दाफाश होता है। इसलिए लगता है कि कवि कविता नहीं कर रहा है, बल्कि कविता के माध्यम से अपनी और समाज की आत्मकथा लिख रहा है। और यह आरोप दलित साहित्य पर लगाए जाते रहे हैं कि दलित कविता में आत्मकथा ज्यादा लिखी जाती है, अपनी बात ज्यादा कही जाती है। यह एक पीड़ा है, यह कोई आत्मकथा नहीं है। इस पीड़ा के भीतर समाज की जीवन गाथा है। इसलिए आप देखेंगे कि उनकी कविता का तापमान, टेम्परेचर कहीं पर लो नहीं है, उतरा हुआ या नीचे की ओर झुका हुआ या नीचे ऊपर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं है। संगीत की भाषा में मैं कहूं तो उनकी कविता का पूरा तान आलाप आरोह अवरोह के बीच एक तानता के साथ खींचा हुआ है, कहीं भी सांस लेने की छूट नहीं देता। इसलिए उनमें तीव्रता भी है और तेज भी है, लय भी है और गतिमानता भी है। कविता के बाहरी रूप में एक भोलापन जरूर है, एक ग्राम्यपन जरूर है, किंतु वे उस भोलेपन के साथ समाज की भयावह सच्चाई पर तर्जनी रखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि इस क्रम में भी
वे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, अपनी बात सीधी रख देते हैं, न किसी को बेपर्द करना चाहते हैं। इस ओर अभी अनिल जी कह रहे थे, सुधीर पचौरी की चर्चा कर रहे थे कि जोर का झटका धीरे से लगे। यह उनकी ताकत है कि वे समाज की विसंगतियों और विद्रूपताओं को एक नए मुहावरे के साथ खुले तौर पर व्यक्त करते हैं। उनकी एक रचना है अनंतर। अनंतर की कुछ पंक्तियां देख लीजिए। वे लिखते हैं, जहां हम खड़े हैं वहां से एक रास्ता जाता है, इसके एक ओर तो पानी का डबरा है, लहराते हरे भरे खेत, और दूसरी तरफ का रास्ता सीधा मरघट को जाता है। जहां नापी जाती है मकानों की छत जर जोरू की तलाश में, तब्दील कर दिए जाते हैं बच्चे मासूम लाश में, और अकेली अबला औरत के जिस्म पर लिख दिया जाता है शिवलिंग। अकेली अबला औरत के जिस्म पर लिख दिया जाता है शिवलिंग। ये क्या है? यह कैसा समाज है? आज हम किस दायित्व बोध की बात कर रहे हैं और किस मुंह से कर रहे हैं? क्या आत्मसम्मान की परिभाषा में यह सब छूट है? हम चंद्रलोक पहुंच गए और अपना मंगल भी कर लिया, परंतु जंगल की पशुता नहीं गई। निश्चित ही इन कविताओं को पढ़कर कहा जा सकता है कि सुखबीर सिंह ब्यौरे और बयान के कवि नहीं हैं, वे बयान बाहर के कवि हैं। उन्होंने अपने दायित्व बोध को अच्छी तरह समझा था और मुक्त समाज की जो बेवशी उन्होंने देखी थी, यह कोई काल्पनिक नहीं है। उनकी कविताओं में जो आ रही हैं चीजें, वह भोगा हुआ यथार्थ है, जिया हुआ जीवन है। उस भोगे हुए और जिए हुए जीवन को उन्होंने वाणी देने का प्रयास किया। इसीलिए उनकी कविताओं में स्मृतियों की आवाजाही बराबर लगा हुआ है। ये बात सुधा जी भी कह रही थी अभी शुरू में, जब संचालन शुरू किया था। स्मृतियों की आवाजाही बराबर लगा हुआ है। यह परिस्थितियों की मार और स्मृतियों के अत्यधिक तनाव के कारण हुआ है, जिसका एक बारगी बयान संभव नहीं। दूसरी बात, जैसा कि छायावादी कवियों के बारे में कहा जाता है कि इसकी भाषा बहुत चित्रात्मक है, चित्र भाषा है। यही बात बाद में आधुनिक कवियों में शमशेर के बारे में कहा जाता है कि वे कविता और चित्रकला के बीच एक सेतु का निर्माण करते हैं। कविता और चित्रकला के बीच सेतु का निर्माण करते हैं और उसी के सहारे अपनी भावनाओं का संप्रेषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार सुखबीर सिंह भी चित्र सेतु के माध्यम से समाज का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। उनकी एक कविता है जिसको भूमिका में मंजू जी ने उद्धृत किया है। वे लिखते हैं, यह दृश्य देखो, सारी दलित बस्ती पर आग लगाकर आक्रमणकारी भीड़ जश्न मना रही है और कर रही है पशुओं सा हिंसक जंगली बर्बर नित्य। अपने बच्चों को जाति दंभ का चमत्कार दिखा रही है, जैसे कोई कुतिया
अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई चबा रही होती है मेमने की खोपड़ी। ये कोई सामान्य कविता नहीं है, इसके पीछे दंश है, पीड़ा है। स्पष्ट है कि इस संकलन की कविताओं में जीवन और परिवेश, इन दोनों के बीच द्वंद्व चलता है और यह द्वंद्व बहुत महीन है किंतु गहरे रूप में चित्रित है। इनमें ग्राम्य जीवन है, शहर है, ग्राम्य जीवन की अच्छाइयां हैं, शहर की अच्छाइयां और बुराइयां हैं। इसलिए गांव की ओर वो लौटना नहीं चाहते। गांव किसको नहीं भाता है? मैं तो कहता हूं जब भी जले हैं पांव, गांव घर की याद आई है। लेकिन सुखबीर सिंह जी को इस गांव से एक प्रकार का कहना चाहिए कि वितृष्णा का भाव जन्म ले लिया। एक पूरा दृश्य उन्होंने जो देखा था वह बहुत घृणित है। बीते बचपन के बीच फिर भी कभी वे अपने आप का और कभी गांव का मूल्यांकन करते दिखाई देते हैं और इस क्रम में बहुत सहजता के साथ बच्चों का साथ कभी मछली पकड़ने का, कभी कबूतर पकड़ने का, कभी कुएं का, अमराई का, कोयल की कूक का, यहां तक कि कबड्डी की डूडू भी उनको याद आती है। ये सब हमने बचपन में खेला है, किया है। तो ये तो है, लेकिन दूसरी ओर इस अल्हड़पन के बीच भी भोगे हुए यथार्थ को वो व्यक्त कर देते हैं और गांव के संदर्भ में वे अपनी बात करते हैं। वे कहते हैं कि बयान बहार जो पहली कविता है, मेरा गांव है, एक गांव है जो मेरे कंधे पर बैठा है गिद्ध की तरह। गांव में एक पेड़ है कीकर का, दूर से लगता है सुंदर, पर खुरदरी हथेली सी टहनियों बीच उगे हैं कांटे ही कांटे जो चख लेते हैं खून का स्वाद। ये कैसा गांव है जो खून का स्वाद चख लेते हैं? ऐसे स्थलों पर आप देखिएगा कि उनकी लड़ाई दो तरफा है। अन्याय, शोषण और अत्याचार के साथ ही वह जाति की श्रेष्ठता में अकड़े लोगों की भी अच्छी तरह पड़ताल करते हैं, जो बिना कुछ कहे सब कुछ हड़प लेने को तैयार हैं और लाठी और शास्त्र के नाम पर जिनका खून जागता है। ये उन्हीं के शब्द हैं। यह ठीक है कि आधुनिक समाज बौद्धिक है, अति शिक्षित है, किंतु जातिगत मानसिकता के स्तर पर अभी भी कोई विशेष अंतर नहीं आया है। जिस ओर संकेत कर रहे थे अभी बजरंग बिहारी तिवारी जी, रूप बदल गया है परंतु विचार नहीं बदले, वे यही कह रहे थे। सुखबीर सिंह भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने यहां कहा कि यहां ना वर्तमान सत्य है ना भविष्य, जो कुछ है सिर्फ भूत है, इसीलिए आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अछूत है। भूत यानी परंपरा। दलित जनों का उस परंपरा से संघर्ष है जिसमें जाति भेद, लिंग भेद को प्रश्रय मिला और जिसमें कर्म के बदले भाग्य और धर्म को प्रमुख माना गया। समाज को संतुलित बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बने, यह तो ठीक है,
किंतु व्यवस्था की आड़ में किसी को दबा जाए, कुचला जाए, उत्पीड़ित किया जाए, यह तो अत्यंत घृणित और अमानवीय है। सुखबीर सिंह जी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए गांव के प्रति उनको एक प्रकार की वितृष्णा का भाव जग गया उनके मन में। समाज के इस घिनौने और अमानवीय रूप को व्यक्त करने वाली यहाँ कई रचनाएं हैं। मैं सभी रचनाओं की चर्चा नहीं करता, बाकी कुछ रचनाओं की ओर संकेत कर दिया है पूर्व वक्ताओं ने, जिसमें से बयान बाहर तो बड़ी कविता है ही, करवट है, प्रश्न है, जंगल की बात है, मोक्ष है, चुभन है, सूर्यांश है, तनाव है, ये सारी कविताएं। तनाव कविता को की कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूंगा इस अर्थ में कि वहां एक अलग ढंग का मनोविज्ञान, अकेलेपन का मनोविज्ञान, इसमें एक कलाकार समाज से टूटकर अकेलेपन के गिरफ्त में आ गया है। उसकी कुछ पंक्तियां देखिए। बंधु मेरे, हमारे भीतर का तनाव भी बिखरा बिखरा सा बेकार जा रहा है और खुद को ही खा रहा है। बंधु मेरे, हमारे भीतर का तनाव भी बिखरा बिखरा सा बेकार जा रहा है। यह ध्यान देने की बात है कि सुखबीर सिंह की रचनाएं समाज विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच से होकर गुजरती हैं। इसलिए उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ का खुरदुरापन अधिक है और वह एक ठोस धरातल पर उभरा है। इसलिए यदि हम शिल्प सौंदर्य की बात करें यहां, तो संभवतः निराशा हाथ लगे, किंतु भाव सौंदर्य की बात करें हम, तो निश्चित रूप से वे खरे उतरेंगे। यहां कई शब्द हैं ऐसे, जैसे बाघ, तेंदुआ, लाश, रेगिस्तान, लाल नेत्र, नुकीले पंजे, मजबूत जबड़े, शिकार, शब्दजाल, भेड़िए कविता के बारे में भी चर्चा हुई भी। ये विशेष महत्व के हैं और ये शब्द सामंती क्रियाकलापों के और उनके व्यवहारों के प्रतीक हैं। ये महज नहीं आ गए हैं। जिस समाज में शोषण और अन्याय को प्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय मिल रहा हो और औरत के जिस्म से खेलने वाले को सम्मान, उस समाज के लिए तो ये शब्द भी फीके हैं, हल्के हैं। समाज के इन विद्रूप और अमानवीय चेहरों को वे टुकड़ों टुकड़ों में व्यक्त करते हैं, एक साथ व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? शायद ऐसा इसलिए कि कवि अपनी भावनाओं को एक साथ व्यक्त करने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा हो, या इसलिए कि भीतर का जो एक उबाल है, उस उबाल को हठात समेट पाना संभव ना हो सका हो। भीतर का दर्द दुख देता है, कहें तो किससे कहें। दमित पीड़ित की अनुभूति में तो दर्द ही होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, समाज या क्षेत्र का हो। उसका दर्द वही जान सकता है जो झेला है, जिसने देखा है, जिसने खुद अनुभव किया है। अंत में मैं कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। संकलन में बहुत सुंदर गीत भी हैं। कुछ गीतों को तो उन्होंने मेरे पास भेजा भी था, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी। उन गीतों में नाव, हवा का रुख, चुभन, कबूतर,
ये महत्वपूर्ण है। कबूतर कविता है उनकी। उस कबूतर की केवल 2 पंक्ति सुन लीजिए कि ओ मेरे कबूतर मन, कब भरोगे ऊंची उड़ान, कब करोगे हवा से बातें, पेट की मजबूरी से कब होगे आजाद, ओ मेरे कबूतर मन, कब होगे आजाद। यहां एक गजल भी है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आप लोगों का, जो इकलौता गजल है मेरी नजरों में। और ये कैसे आ गया मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। कुछ गजलें उन्होंने और लिखी हैं और इसमें आने चाहिए थे। हवा का रुख, नहीं, पत्थर का नगर। पत्थर का नगर एक गजल है। इसकी 2 पंक्तियां लीजिए। पत्थर कहीं छोटे छोटे हैं बजरी सरीखे, कहीं मोटे मोटे बहुत से बड़े हैं, यहां मुद्दतों से अनेकों तरीके मुकाबिल हो, इंसान के पत्थर लड़े हैं। पत्थर पे पत्थर नुकीले, छूने को आसमान ऊपर चढ़े हैं, पत्थर के पांव में दुबके हैं पौधे, सहमे से आंखों को मूंद खड़े हैं। यह गजल जिसमें पीड़ा है, जिसमें एक दर्द है, इंसान के पत्थर लड़े हैं और सहमे से आंखों को मूंदे खड़े हैं ये पौधे। सारे संदर्भों को हमें दमित और पीड़ित व्यक्ति की चेतना के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और यहां एक और जरूरी बातें, यहां कुछ शब्द आए हैं जैसे चूतड़, रंडी, संभोग रथ, मुद्राएं, चांद सा चमकता स्तन। ये शब्द भले ही व्यवहारिक रूप में मान्य ना हो, अश्लील कह दिए जाएं, किंतु लगता है कि इन शब्दों को कवि ने हर सांस सुना है। यह हठात नहीं आ गया है। इसलिए कवि भावना के स्तर पर ऐसे शब्दों में आवरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह सीधे कवि की भावनाओं के साथ घुल मिलकर चले आए हैं। यही सच्चाई है। ये शब्द भोगे गए क्षण की बेहद तीक्ष्ण व्यंजना करते निर्मित चलते हैं। इसलिए पढ़ते समय कोई विकृति उत्पन्न नहीं करते, ना भाव के स्तर पर, ना ही विचार के स्तर पर। इन बातों को मुझे कहना था। मैं मंजू जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।